मेरा नाम नमन है। रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। दिन भी मैंने बहुत ही बेचैनी के साथ गुजारी थी, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं गया और मैं घर से निकलकर यूं ही सड़क पर मारा मारा फिर रहा था, क्योंकि मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो कि मेरी इस जिंदगी को जहन्नुम होने से बचा सकती थी। यूं तो मैं बहुत ही अमीर घर का इकलौता लड़का हूँ। मुझे किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है। हम लोगों का खुद का करोड़ों का बिजनेस है। मेरे पापा कंपनी के सीईओ हैं और मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट हूँ। खूबसूरत लड़कियां मेरे आसपास घूमती रहती थी, मेरे एक इशारे पर मन मिटने को तैयार रहती थी और मैं भी लड़कियों के मामले में बहुत ही तेज था। जब जिस लड़की पे मेरा दिल आ जाता, मैं उससे अपनी जरूरत पूरी कर लेता था। अभी तक तो मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी कट रही थी, परंतु अब मेरी जिंदगी में एक ऐसी परेशानी आ गई थी जिस वजह से मेरा ये जीवन 24 घंटे के अंदर हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। असल में मेरी शादी बचपन में ही मेरी माँ की दोस्त की बेटी इशिता के साथ तय हो गई थी। उस वक्त हम कोई रईस इंसान नहीं थे, बल्कि मिडिल क्लास फैमिली थे। मेरे पापा एक कंपनी में जॉब करते थे, जिससे कि हम लोगों को गुजारा हो रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद वह जॉब भी चली गई और घर की हालत दिन पर दिन बहुत ही बुरी होते चली गई थी। और इस हालात में मेरी माँ की सहेली कविता आंटी ने हमारे साथ खड़ी थी। एक दिन उन्होंने मेरी माँ से कहा, तुम लोग बिजनेस क्यों नहीं करते हो? क्योंकि नौकरी मिलने से तो रही, अगर तुम लोग बिजनेस करोगे तो नौकरी जाने का टेंशन नहीं लगी रहेगी। फिर कविता आंटी की बात सुनकर मेरे मम्मी पापा कहने लगे, पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम लोग बिजनेस कैसे करेंगे? फिर कविता आंटी ने मेरे पापा के हाथों में 2 लाख रुपए रख दिए और कहने लगे, इन पैसों से आप अपना कारोबार शुरू करें, देखना सब ठीक हो जाएगा। और सच में जब पापा ने उन पैसों से अपना कारोबार शुरू किया, हम लोगों का बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते चला गया और आज हमारे पास करोड़ों का बिजनेस है। हम लोग तो कविता आंटी से भी ज्यादा रईस बन गए हैं। लेकिन उस बुरे वक्त में कविता आंटी ने हम लोगों की जो मदद की थी, उससे मेरे मम्मी पापा आज तक नहीं भूले। मेरी माँ ने उस वक्त उन्हें ये वचन दिया था, चाहे जो भी हो जाए, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तब मैं अपने बेटे नमन की शादी तुम्हारी बेटी इशिता के साथ करवाऊंगी। बचपन में तो उनकी बेटी काफी खूबसूरत थी, पर जवान होते होते वो काफी मोटी होती चली गई थी। हम दोनों बचपन से ही अक्सर मिला करते थे। मैंने उससे कई बार कहा था कि अपनी सेहत का ध्यान रखो, परंतु यह उसके हाथ में नहीं था। और अब जैसे ही शादी की उम्र हुई, मेरे मम्मी पापा चाहने लगे मैं जल्द से जल्द कविता आंटी की बेटी इशिता से शादी कर लूं। पर मैं इशिता से प्यार नहीं करता था। इतनी मोटी होने के कारण वो बहुत ही बदसूरत लगती थी और मैं काफी स्मार्ट इंटेलिजेंट था। और तो और आज हमारे पास करोड़ों की संपत्ति थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि कविता आंटी ने जिस पैसे से आपकी मदद की थी, आप उन्हें वह पैसे सूद समेत वापस कर दो। मुझे कुर्बान क्यों करना चाहती हो? पर मेरे मम्मी पापा बोले कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। उस वक्त अगर उन्होंने हमारी मदद ना की होती, न जाने आज क्या होता। उन्हीं के दिए पैसों से हम लोगों ने बिजनेस किया और आज हमारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। इसलिए अब तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी और इशिता के साथ शादी करनी पड़ेगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था इसमें मेरा क्या कसूर है। मैंने मम्मी पापा को समझाने की बहुत ही कोशिश किया, लेकिन वह लोग मेरी बात को बिल्कुल भी ना समझे। और फिर आज मम्मी और पापा मेरी शादी की बात करने के लिए कविता आंटी के घर पर जाने वाले थे। मैं अंदर ही अंदर काफी परेशान हो गया था। मैं किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं करना चाहता था और अब मैं इस शादी से बचने का उपाय सोचने लगा। अचानक मेरे दिमाग में एक प्लान आया, क्यों न मैं किसी लड़की से शादी कर लूं। ऐसा अगर हो जाता है तो फिर मेरी शादी इशिता के साथ करने को मेरे पापा बिल्कुल भी जिद नहीं करेंगे। वैसे भी मैं एक करोड़पति इंसान हूँ, कई लड़कियों मेरे आगे पीछे पड़ी रहती है। कोई न कोई लड़की तो मुझे अवश्य ही मिलेगी जो मेरी इस प्रॉब्लम को समझेगी। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी मेरे जानने में पहचानने में मुझे ऐसी कोई लड़की नजर नहीं आई जो कि मेरी प्रॉब्लम को समझे। वैसे कई लड़कियां तो मेरे पीछे तो पड़ी थी, पर वह सभी मुझसे ज्यादा मेरी दौलत से प्यार करती थी
और मैं एक ऐसी लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता था जो मुझसे नहीं बल्कि मेरी दौलत को चाहती हो। इसलिए अब मैं किसी गरीब लड़की को ढूंढने लगा जो कि पैसे लेकर कुछ दिनों तक मेरी पत्नी बनने का एक्टिंग करे। और आज उसी लड़की की तलाश में मैं रोड पर भटक रहा था। यही सोचकर मैं आज घर से बाहर निकला था। आज मैं किसी न किसी तरह से उस लड़की का इंतजाम कर ही लूंगा जो कि मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेगी। मैं सड़क पर काफी तेज तेज गाड़ी चला रहा था और उस वक्त धीमी धीमी बारिश हो रही थी। अचानक मेरी नजर रास्ते पर खड़ी एक अकेली लड़की पर पड़ी। उसे देखकर मेरे हैरत का ठिकाना ना रहा क्योंकि वो लड़की बिल्कुल सफेद साड़ी में थी। मैंने थोड़ी आगे जाकर गाड़ी को रोक दिया और फिर गाड़ी से उतरकर मैं उसके करीब चला आया। उसकी साड़ी पूरी तरीके से भीग चुकी थी जिस कारण से उसका बदन साफ साफ नजर आ रहा था। वह उस साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वह साड़ी नेट से बनी हुई थी जिस कारण गीले होने के कारण मुझे उसका जिस्म साफ साफ नजर आ रहा था। मेरी नजर उसके जिस्म पर से हट ही नहीं रही थी। मुझे अपनी तरफ यूं देखते हुए लड़की को सब समझ में आ गया। वह कहने लगी, आप कौन है और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उस लड़की की आवाज में एक तेजीपन था। उसने अपने बालों को चोटी बनाकर रखी थी जो पूरी तरह से भीग गई थी। अब उसने अपनी भीगी हुई चोटी को खोली और फिर बाल खोलकर मेरे सामने आ गई। लड़की की खूबसूरती देखकर तो मैं पलक झपकाना भूल गया था। मैंने उसे कहा, मेरा नाम नमन है और मैं बहुत बड़े करोड़पति बिजनेसमैन का बेटा हूँ। उसने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा, देखो, मैं घुमा फिरा कर बात करना नहीं चाहता, मुझे एक लड़की चाहिए। उसने कहा, मैं यहाँ धंधा करने नहीं आई हूँ, मैं अपने घर जा रही थी, ऑटो का इंतजार कर रही थी, लेकिन तेज बारिश होने के कारण मैं भीग गई। तुमने शायद मुझे गलत लड़की समझ लिया। तुम रईसजादे अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट क्यों समझते हो? मैंने कहा, तुम गलत समझ रही हो, मुझे लड़की टाइम पास के लिए नहीं चाहिए। वैसे तो मेरे आगे पीछे कई लड़कियां घूमती फिरती है। वैसे तुम भी अपने आप को कोई बहुत बड़ी हुस्न की परी ना समझो। मुझे एक एक्ट्रेस चाहिए। मेरी बात सुनकर वह काफी हैरत से मेरी ओर देखने लगी। कहने लगी, मैं कोई एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली लड़की हूँ। मैंने कहा, तुम्हें स्टेज पे एक्टिंग नहीं करनी है, मेरी जिंदगी में एक्टिंग करनी है। मेरी जिंदगी पे एक्टिंग करनी है, उसके लिए मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों की और मेरी तरफ हैरत भरी नजरों से देखने लगी। फिर पूछा, कैसी एक्टिंग करनी है? मैंने कहा, तुम्हें मेरी पत्नी की एक्टिंग करनी पड़ेगी। उसकी आंखों में कई सारे सवाल थे। मैंने कहा, मेरे घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी तय कर दी है और जिस लड़की से मेरी शादी तय कर दी है उस लड़की को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। वह हंसने लगी, कहने लगी, अच्छा, तो शादी से बचने के लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मैंने कहा, हाँ, मदद तो चाहिए, इसलिए तुम्हें 5 लाख देने को तैयार हो। लड़के ने कहा, मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे। मैंने कहा, घबराओ मत, मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है। बस पब्लिक प्लेस में सबके सामने तुम्हें थोड़ा बहुत हाथ लगाना पड़ेगा ताकि लोगों को शक ना हो जाए। बस हम दोनों को एक्टिंग करनी है, समझ रही हो ना? बताओ, क्या तुम्हें ये मंजूर है? तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर रेडी करवा दूं। बिना कुछ सोचे समझे मैं उस लड़की से सौदा कर रहा था और मुझे पता तक नहीं था यह कौन है। उस वक्त मेरे अंदर इतना पागलपन सवार हो चुका था कि मैं आगे पीछे कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। न जाने कब तक उसे झूठे पत्नी बनाकर रखना पड़ता, क्योंकि पक्की वाली शादी तो मैं इससे करने नहीं वाला था। शायद इस लड़की के मन में भी यही सवाल था। मुझसे पूछने लगी, कब तक एक्टिंग करनी पड़ेगी? मैंने कहा, जब तक मुझे सच में कोई लड़की पसंद ना आ जाए और जब तक इशिता की शादी किसी और लड़के से ना हो जाए और उससे मेरी जान न छूट जाए। वह हंसने लगी। उससे बात करके लग रहा था लड़की काफी हंसमुख है। फिर वह कहने लगी, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है। 5 लाख के लिए मैं सालों तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं सोच में डूब गया। फिर कहने लगा, तुम्हें रहने खाने को तो दे रहा हूँ ना। उसने कहा, वह तो मुझे ऐसे ही मिल जा रहा है। अगर मुझे 5 साल तक काम करना पड़ा तो साल के 1 लाख तो बहुत ही कम है, क्योंकि जाने तुम्हें कब कोई लड़की पसंद आ जाएगी, जाने इशिता की शादी कब होगी भी कि नहीं। मुझे माफ करना, मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती, तुम किसी और को ढूंढ लो। कहकर वह जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया
और थोड़ा गुस्सा होकर और आंख दिखाकर कहा, मेरी कोई पत्नी बनेगी तो तुम ही बनोगी। मेरी आंखें देखकर वो थोड़ी सी डर गई थी। मैंने पहले कभी किसी लड़की पर क्यों इस तरह से गुस्सा नहीं दिखाया था। न जाने क्यों मैं इस पर गुस्सा दिखा रहा था। फिर मैंने उसे कहा, महीने का 50,000 तुम्हें पॉकेट मनी के तौर पर दूंगा। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे मन में क्या डर है, और यह 5 लाख ऊपर के। अब बताओ आगे क्या इरादा है। अब वह हंसने लगी और बोली, इतने पैसे से तो मेरी शादी भी हो जाएगी। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे साथ रिश्ते में रहोगी किसी लड़के से नहीं मिल सकती, कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती, किसी और लड़के के साथ संबंध नहीं बना सकती। बोलो मंजूर है। लड़की बोली, तुम मुझसे बहुत बड़ी चीज की मांग कर रहे हो, मुझसे मेरी आजादी मांग रहे हो। मैंने कहा, ये जॉब है यार, तुम्हें समझा करो मेरी बात को। मैं कोशिश करूंगा तुम जल्द से जल्द इन सब चीजों से मुक्त हो जाओ। फिर उसने कहा, पर तुम्हारे साथ काम करते करते अगर मैं बूढ़ी हो गई तो? तुम जैसे मजरे लड़के को कभी कोई लड़की पसंद ही ना आए तो फिर बुढ़ापा में मुझसे कौन शादी करेगा? बताओ अब। मैं हंसने लगा। उसके सर पर हल्का सा मारते हुए कहा, ठीक है बाबा, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद तुम आजाद। और वह हंसने लगी, कहने लगी, यह हुई ना बात। अब मैंने उससे कहा, अब तुम अपना नाम भी तो बता दो। उसने कहा, मेरा नाम काव्या है। मन ही मन सोचने लगा, काव्या वेट्स नमन। मैरिज पेपर में उसने साइन कर दिए थे और कॉन्ट्रैक्ट के पेपर पर हम दोनों के साइन हो चुके थे। उस रात हम होटल में रुक गए थे। अगले दिन मैं काव्या को अपने साथ लेकर घर आ गया। हम दोनों को साथ में देखकर मेरे मम्मी पापा को हैरत का झटका लगा। कहने लगे, यह लड़की कौन है? दुल्हन की जोड़ी में हमारे घर पर क्यों आई है? मैंने कहा, मम्मी पापा, इसका नाम काव्या है। यह आपके घर की बहू और मेरी पत्नी है। मैं काव्या से बहुत ही प्यार करता हूँ और इसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। जब आप लोगों ने मेरी शादी जबरदस्ती इशिता के साथ करने का फैसला किया तो मैं अपनी जान लेने के बारे में सोचने लगा। फिर काव्या ने मुझे हिम्मत दी और कहा, तुम ऐसा वैसा कोई कदम नहीं उठाओगे। एक बार अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो। अगर तुम्हें कुछ हो गया उन लोगों का क्या होगा? फिर हम दोनों ने शादी कर ली। मेरे मम्मी पापा मेरी ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखने लगी थी। वो इस शादी से खुश नहीं है। मेरी माँ ने अपनी सहेली कविता आंटी को फोन करके सारी बातें बता दी। मैंने भी इशिता को कॉल करके कह दिया, तुम किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो। क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता था इसलिए मैंने उससे शादी कर ली है। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था। इशिता मन ही मन में मुझे चाहती थी या फिर मेरी दौलत को, यह मैं नहीं कह सकता हूँ। एक समय था जब उसकी माँ ने मेरे घर वालों की मदद की थी, पर मैं इस चीज के लिए अपनी कुर्बानी नहीं देना चाहता था। इसलिए उसके आंसुओं का मुझ पर असर नहीं हुआ। रात में सोने के लिए मैं अपने कमरे में आ गया। काव्या कहने लगी, तुम क्या मेरे साथ सोओगे? मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हो? पापा मम्मी घर पर हैं, हम अलग अलग कमरे में सोएंगे तो उन्हें शक हो जाएगा। मैं उनसे अलग तुम्हें कहीं ले भी जा नहीं सकता। हम दोनों को साथ एक कमरा में ही रहना होगा और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेरी बात सुनकर काव्या के चेहरे पर परेशानी आ गई थी। मैंने कहा, काव्या घबराओ मत, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। उसने कहा, बात वह नहीं है, कुछ और है। उसकी परेशानी को देखकर मैंने पूछा, क्या बात है, मुझे बताओ। कहने लगी, मुझे कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं है, मुझे खुजली होती है। उसकी बात जैसे मेरे दिल पर लगी। वह मेरे साथ बिना कपड़ों के सोना चाहती है। मैं खुद पर कैसे काबू कर पाऊंगा? मैं उसे बड़ी गौर से देखने लगा। बहुत ही खूबसूरत थी और लड़कियों से अलग थी। उसके परेशान वाला चेहरा देखकर लग रहा था उसके होठों को अभी चूम लूं। कितनी अट्रैक्ट लग रही थी। मैंने कहा, इसमें समस्या की क्या बात है? तुम कपड़े उतार कर सो जाओ। वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे मुझे खा जाएगी। कहने लगी, शर्म करो। मैंने कहा, मैं क्यों शर्म करूं? मैं तो कपड़ा पहनकर सोऊंगा, कपड़ा उतार कर तो तुम सोओगी। तुम शर्म करो, मुझे तो बस तुम्हारे जिस्म को देखना है। मेरी बात सुनकर वह गुस्साई और मेरे पेट में एक गुस्सा मार दी। पर पता नहीं क्यों उसका वह प्यारा सा गुस्सा भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने मजाक मजाक में उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया और कहा, तुम जिस पेपर में साइन की हो ना,
बस सच के रजिस्ट्री पेपर है। मैं तुम्हारा पति हूँ तो शर्म कैसा? उसने कहा। मैंने भी कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिख दिया है कि तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। मैंने कहा, हाँ वह तो लिखा है, पर यह नहीं लिखा कि तुम्हें देख नहीं सकता। उसकी टांग खींचते हुए मुस्कुराने लगा था। फिर कहा, अपने कपड़े उतार लो, एक नरम चादर ओढ़कर सो जाओ, एसी चला देता हूँ। मैंने कमरे की लाइट भी बंद कर दी और उसे एक नई चादर दे दिया। वह कपड़े उतारकर मेरे पास सोने के लिए आ गई थी। उसके जिस्म की खुशबू मुझे पागल बनाने लगी। मैं उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं काव्या के करीब चला गया और कहने लगा, यार तुम बिना कपड़े के सोई हो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मुझे बस आज दे दो, तुम्हें 5,000 एक्स्ट्रा दूंगा। उसके बाद तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। बस एक रात के लिए मेरी बन जाओ। फिर मुझे देखकर बड़ा ही झटका लगा, मानो जैसे काव्या मेरे लिए तैयार बैठी थी। मेरी बात सुनकर वह खड़ी हो गई और अपना चादर हटा दिया। उसे देखकर मेरे अंदर तो मानो ज्वालामुखी फूटने लगा। मैंने कहा, मुझे प्यार तो करो। तभी काव्या का हाथ मेरे पेट पर आ गया और उसने जो किया, मेरी सांसें उखड़ने लगी। मैं बेड पर गिर गया। एक झटके में जो हुआ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उसने ऐसा ही कुछ किया था कि उसने मुझसे दर्द हो रहा था। मैंने कहा, तुम पागल हो क्या? उसने एक जोरदार ठाका लगाई और कहने लगी, मैं कराटा चैंपियन हूँ, दोबारा ऐसी हरकत मेरे साथ मत करना वरना। यह कहकर वह दोबारा चादर ओढ़कर मेरे साथ आकर लेट गई। मैंने आज तक जिस लड़की को भी हासिल करना चाहा, उसे हासिल करके ही रहा हूँ। यह लड़की क्या चीज है? अब मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और गुस्से में मैं भी उसके ऊपर झपट पड़ा। उसे बेतहाशा चूमने लगा, उसके खुले जिस्म के ऊपर अपना हाथ फेरने लगा। मेरा जो मन हो रहा था मैं वह कर रहा था। मेरे इस हरकत पर वह काफी घबरा गई। मैं उसे देखकर समझ चुका था वह कोई कराटा चैंपियन नहीं है। मुझे डराने के लिए उसने यह कहा था। मैंने उसके होठों पर अपना होठ रख दिया, उसे किस किए जा रहा था। मेरे हाथ कभी उसके जिस्म के ऊपर तो कभी नीचे जा रहे थे। मैं उसे किसी भी हालत में आज रात हासिल कर लेना चाहता था। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। कहने लगी, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। पर मैंने उसकी बात न मानी जब तक कि मैंने उससे अपनी जरूरत पूरी न कर ली। अगले दिन काव्या मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। मुझे एहसास हो चुका था कल मेरे अंदर जानवर सवार हो गया था, लेकिन उसने मुझ पर हाथ क्यों उठाया था? इसलिए तो मैं वैसे दरिंदा बन गया था। उसके जिस्म को जिस तरह से रौंदा था वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता था। मैं भेड़िया बन गया था जो एक खरगोश को नोच रहा था। वह फुट फुट कर रो रही थी। मैंने उसे कुछ कहा लेकिन वो कुछ ना बोली। अब मुझे घबराहट होने लगी, कहीं मेरी माँ को कुछ ना कह दे तो मेरा क्या होगा? अगर मेरे मम्मी पापा कमरे में आकर उससे मिलने लगे तो फिर क्या होगा? फिर थोड़ी ही देर बाद मेरी माँ जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। अब डर के मारे मेरी हालत खराब होने लगी थी। रात को तो मैं बहुत ही बहादुर बनकर इसके साथ गलत काम किया था और अब मैं क्या करूंगा? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इधर मेरे मम्मी पापा जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहे थे। मजबूरन मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। काव्या बेड के कोने में बैठी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे मम्मी पापा तो कमरे का नजारा देखकर बिल्कुल हैरत में पड़ गए। कहने लगे, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा चल रहा था क्या? दोपहर के 1 बज चुके हैं, हम तुम दोनों की शादी का अरेंजमेंट करना चाहते हैं, इसलिए दरवाजा खटखटा रहे थे। क्या हुआ तुम दोनों के बीच? तभी मेरी माँ काव्या के करीब और उसके शरीर के जख्मों को देखने लगी। फिर उनकी भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह मेरी ओर देखने लगी और कहने लगी, तुमने इसके साथ क्या किया? काव्या अब जोर जोर से रोते हुए मेरी माँ से लिपट गई। कहने लगी, इसने मेरे साथ। मैं कुछ कह पाता इससे पहले उसने सारी कहानी मेरे मम्मी पापा से कह दी। उनको तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरी माँ के आंखों में आंसू आ गए। वह काव्या के सामने हाथ जोड़ ली, कहने लगी, इस दरिंदे को मैंने ही जन्म दिया है, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। और अब जब तुम दोनों की शादी हो चुकी है तो मैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानती। जो इसने तुम्हारे साथ सलूक किया उसके लिए वह तुमसे माफी भी मांगेगा और तुमसे सच में शादी भी करेगा। अगर इसे हमारा फैसला मंजूर नहीं है तो घर छोड़कर अभी के अभी जा सकता है। मेरे पापा कहने लगे,
हम बिजनेस में से इसे कोई भी हिस्सा नहीं देंगे। अब फैसला नमन का है। मेरी माँ ने काव्या के सामने हाथ जोड़ लिए थे, माफी मांग रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे एहसास हो चुका था कि मैंने इस लड़की के साथ बहुत गलत किया, जो मेरी मदद को तैयार हो गई थी, और मैंने इसके साथ इतना घिनौना काम किया। मैंने माँ से कहा, मुझे इस लड़की के साथ शादी मंजूर है, इसलिए नहीं कि मैं आपकी प्रॉपर्टी चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मेरे मम्मी पापा हम दोनों को अकेला छोड़कर कमरे से बाहर चले गए। माफी की उम्मीद से मैं काव्या की ओर देखने लगा। वह जोर जोर से चीखने लगी, कहने लगी, तुम्हें मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आई। मैं रात भर मिन्नतें करती रही कि मुझे छोड़ दो, लेकिन तुम मेरे जिस्म को नोचते रहे हो, काटते रहे हो। देखो कितना गहरा जख्म दिया है तुमने। फिर मुझे जब उसने अपने जख्म दिखाए, मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसका पैर पकड़ लिया और कहने लगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज तक कभी किसी लड़की की मर्जी के खिलाफ उसके साथ ऐसी हरकत नहीं की थी। न जाने कहां से मेरे अंदर यह जानवर आ गया। किस बात का गुस्सा था जो मैंने तुम्हारे साथ यह हैवानियत की। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर अपने किए की माफी मांगे जा रही थी। उसके बाद मैंने काव्या के साथ कभी भी कोई गिरी हुई हरकत नहीं की। लेकिन आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ, मैं खुद ही डर जाता हूँ। न जाने उस रात मेरे अंदर वह जानवर कैसे हावी हो गया था। शायद हमारा गुस्सा ही हमें कभी कभी बिल्कुल जानवर बना देता है। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे समय रहते एहसास हो गया, और फिर मुझे काव्या के साथ अपनी जिंदगी जीने का दोबारा मौका मिला। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।